हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनित आईएएस। आइए इस अंक में उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित इसमें जो प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। उच्च न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। इसकी जो परिभाषा है इसको न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में परिभाषित किया गया है। और उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसकी चर्चा कहाँ की गई है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। संविधान के आर्टिकल 215 में इसकी चर्चा की गई है कि जो उच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम करेगा। तो आर्टिकल 215 के अंतर्गत ये कहा गया है कि उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय के रूप में न्यायालय दो कार्य करता है। एक तो जो उसका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, यानी साक्ष्य के रूप में जो निर्णय होते हैं वो साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं, और अधीनस्थ न्यायालयों में उन पर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, वो एक साक्ष्य के रूप में, कानून के रूप में हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ है कि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का, आर्थिक दंड या कारावास, दोनों तरीके की सज़ा देने की भी का अधिकार है, यह व्यवस्था दी गई है। तो आर्टिकल 215 जुड़ा हुआ है अभिलेख न्यायालय से। बाकी अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी जो परिभाषा दी गई है वो न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसको परिभाषित किया गया है। आंसर यहाँ पे आपका दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारित है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई एज की बात नहीं कही गई है, न्यूनतम एज कुछ नहीं है, ना हाई कोर्ट में और ना ही सुप्रीम कोर्ट में। केवल ये कहा गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके साथ ही उसे भारत के न्यायिक क्षेत्र में 10 वर्ष तक का कार्य करने का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक वो अधिवक्ता रहा हो, तो उसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र से संबंधित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफ़र भारत का राष्ट्रपति करता है। आंसर होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपुरा हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 2013 में 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना हुई थी, जिसमें मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 हाई कोर्ट्स की स्थापना 2013 में की गई थी। और इसके बाद लेटेस्ट 2019 में आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना अमरावती में की गई। अमरावती के अंदर एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई। जो नया राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए, तो हैदराबाद तो तेलंगाना में चला गया, अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की, वहाँ पर एक हाई कोर्ट स्थापित किया गया 2019 में। हाई कोर्ट की स्थापना संसद के द्वारा की जाती है। उच्च अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति है। अवमानना के लिए जो दंडित करने की शक्ति है वो पंचायतों के पास भी है, उच्च न्यायालय के पास भी है, अधीनस्थ न्यायालयों के पास भी है, सबके पास है। आपका आंसर डी होगा। पंचायत होते हैं एक मीडिएटर, न्यायालय से बाहर न्याय का काम करने वाले जो न्यायाधिकरण हैं उन्हें पंचायत कहा जाता है। इनके पास भी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति होती है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। यह राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है, आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत ये मूल अधिकारों का रक्षक भी है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3, यानी कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा है। उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा की गई है 216 में। जो आर्टिकल 216 है वो उच्च न्यायालय के गठन की चर्चा करता है, और आर्टिकल 214 के अंतर्गत राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और आर्टिकल 1 to 4 ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, और ये आर्टिकल 13 है कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, यानी कि न्यायिक समीक्षा की बात की गई है आर्टिकल 13 में।
अगला है उच्च न्यायालय के विनियमन के लिए कौन अधिकृत है? तो संसद ही उच्च न्यायालय का विनियमन करती है। विनियमन में यहाँ पे उसके न्यायिक क्षेत्र का विस्तार है, किसी एक क्षेत्र के लिए न्यायालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार या उसको अलग करना, ये सारा का सारा विनियमन का काम, नए जो है हाई कोर्ट्स का गठन करना, ये सारा का सारा कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है? संविधान के भाग 6 में आर्टिकल नंबर 214 से लेकर के 231 तक हाई कोर्ट्स की चर्चा की गई है, जिसमें इसके गठन, इसकी स्वतंत्रता, इसके न्यायिक क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि की चर्चा यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके बाद में अंतिम प्रश्न है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? तो उच्च न्यायालय के संदर्भ में संविधान में विशेष कोई व्यवस्था नहीं दी गई है और ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राष्ट्रपति आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जैसा वो चाहे, राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ा गया है कि वो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है जैसा आवश्यकता महसूस हो। तो उसी हिसाब से राष्ट्रपति समय समय पर इनकी संख्या को निर्धारित करता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर उच्चतम न्यायालय होता तो आंसर क्या हो जाता? संसद, लेकिन उच्च न्यायालय के संदर्भ में राष्ट्रपति है। तो ये पेपर था आपके हाई कोर्ट्स वाले टॉपिक से रिलेटेड। इस पर अभी हम आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देंगे हाई कोर्ट से ही रिलेटेड। अभी से पहले सबसे पहले हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस को। तो इस अंक में इतना ही, धन्यवाद।